नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव भित्थरिया आपका पुनः एक बार अपने YouTube चैनल इनसाइट के माध्यम से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया, ऐसी घटनाओं में से एक घटना रूसी क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। साथियों, रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी की वो महान घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व में आर्थिक जगत के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। साथियों, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में घटित हुई थी, उसका जो नारा था समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, इससे भी कहीं बृहद स्तर पर रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को संदेश दिया। इस क्रांति ने वर्षों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी राजतंत्र का न केवल पतन किया, वरन इस क्रांति ने एक नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया, जो शासन व्यवस्था समाजवादी शासन व्यवस्था के नाम से विश्व में जानी गई। और रूस ऐसा पहला देश था जिसे समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ या समाजवादी व्यवस्था का जनक के रूप में स्थापित हुआ। अब हम इस क्रांति को पढ़ें, समझें आगे, इसके कई बिंदु हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं थोड़ा सा एक प्रयास यहाँ ये करूँगा कि छात्रों को सामान्य चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, रूसी क्रांति के कारण क्या हैं, रूसी क्रांति की विभिन्न घटनाएं, परिणाम, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ ये इस बात पे बच्चों फोकस करना चाहूँगा, साथियों फोकस करना चाहूँगा कि रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति जो घटित हुई, एक तो छात्रों को मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि दोनों का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से दोनों को समझ भी पाएंगे और साथ में हम दोनों को बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे। एक तो बात ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये कहना चाहता था कि मैं क्या अपन इसमें नया करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ, ज़्यादा मेरा फोकस उस पर रहेगा कि आखिर वे कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने रूस में एक तो क्रांति के लिए क्या कहते हैं पृष्ठभूमि तैयार की, और दूसरा आखिर समाजवाद रूस से ही क्यों स्थापित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने और रूसी क्रांति ने व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन किया, तो उस परिवर्तन में इसमें भी लोकतंत्र हुआ, रूस एक सोवियत गणराज्य बना, लेकिन वो गणराज्य समाजवाद पर आधारित व्यवस्था को अपनाना रूस ने क्यों स्वीकार किया, इस विषय पर हम यहाँ पर ज़्यादा इस पक्ष को रखेंगे। क्रांति के प्रमुख घटनाएं, कारण, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा विषय इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले यदि हम रूसी क्रांति पर प्रवेश करें तो बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्लियर कर लें, जिनका आपको बीच बीच में शब्दावलियाँ सुनाई देंगी और जिनसे आपका यहाँ पर परिचय करवाना पहले जरूरी है, क्योंकि बीच में वो शब्दावलियों को आपको शायद हो सकता है समझने में थोड़ी कठिनाई है। सबसे पहले तो हम यहाँ रूस की भौगोलिक दशा को समझ लें, आखिर रूस किस महाद्वीप में स्थित है, उसकी क्या कहते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है ना, तो वो हमको आगे क्रांति को पढ़ने में थोड़ा सरलता समझने में आएगी। रूस जो देश है साथियों, ये देश विश्व का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। ये इस रूस का जो क्षेत्रफल है, अगर हम बात करें तो 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक तो पहली इसकी विशेषता ये हो गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें उसके लिए ही, जो बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के लिए भी ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेंगी। दूसरा अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है ना, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से समझ में आ गया कि 1.71 करोड़ हो गए तो विश्व का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है।
तीसरी अगर रूस की विशेषता अगर हम चर्चा करें तो तीसरी विशेषता रूस की ये रहेगी कि रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। हाँ, 2 महाद्वीप एशिया और यूरोप महाद्वीप में रूस का क्षेत्रफल फैला हुआ है और अधिक जनसंख्या है जो वो यूरोप महाद्वीप वाला जो क्षेत्रफल है, यूराल पर्वत इसको डिवाइड करता है, यूराल नदी इसको डिवाइड करती है, इसकी विभाजक रेखा है। जैसा कि मैंने कहा कि रूस अपने आप को एशिया के तुलना में यूरोप में अपने को शामिल करता है, यूरोप का राष्ट्र मानता है और इसकी जो जनसंख्या का जो बड़ा क्षेत्रफल जो हिस्सा है वो हिस्सा कहां पर है, ये रूस यूरोप वाले महाद्वीप पर इसकी जनसंख्या अधिक है। तीसरी बात यह किया जाए कि रूस जनसंख्या में तो पहले स्थान पर है, वर्ग क्षेत्र में तो पहले स्थान पर है, जबकि जनसंख्या में इसका स्थान 7वां आता है। क्रम भौगोलिक क्षेत्रफल में पहला क्रम है और जनसंख्या का क्रम है वो 7वां क्रम है। और तीसरा जो इसमें जो सबसे और इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भी रूस है। रूस का अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो रूस में जो जाति है वो स्लाव जाति से संबंधित रूस के निवासियों को माना जाता है जो उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। और यदि आधुनिक निर्माता के रूप में रूस के किसी शासक का नाम लिया जाता है साथियों तो पीटर मान का नाम लिया जाता है। ये मैंने आपको रूस का एक थोड़ा सा खाका खींचा। अब आज सुविधा नहीं है नक्शे पे तो मैं छात्रों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें रूस का भौगोलिक क्षेत्रफल निकाल के उनके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सी राज्य देशों से उनकी सीमाएं लगती हैं, ये थोड़ा छात्रों को देख लेंगे तो और उनको पढ़ने में मदद मिलेगी और थोड़ा और उनकी जिज्ञासा को शांत करने में वो नक्शा उनका मदद कर सकता है। इसमें मैप का भी सहारा लें। अब अगर हम यहां पर मैंने अभी कहा कि रूस से की क्रांति संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जिन शब्दावलियों को भी हम यहाँ देखते चलेंगे तो फिर हमें क्रांति को समझने में जो चर्चा अपन करेंगे यहाँ पर उसको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि हम रूसी क्रांति के जो शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो शब्दावली है साथियों वो आती है उदारवादी। लिबरल। ये रूसी क्रांति में एक विचारधारा जो थी वो ये मानती थी कि हमें रूस में एक जनप्रतिनिधि सरकार को स्थापित करना चाहिए। उनकी सोच ये थी इस विचारधारा के लोगों की कि हमें ऐसी क्या कहते हैं सरकार स्थापित करना चाहिए जो स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था से नौकरशाही से मुक्त हो और जो न्याय आधारित न्यायपालिका द्वारा संचालित की जाती हो। एक तो विशेषता इसकी ये हो गई, लेकिन यहां हम आपको ये क्लियर करते चलें साथियों कि ये उदारवादी जनप्रतिनिधि सरकार को तो मानते थे लेकिन ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये थोड़ा सा आपको यहां क्लियर कर लेना है कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये लोकतंत्र वोट मताधिकार का प्रयोग तो चाहते थे लेकिन सीमित मताधिकार चाहते थे ये लोग। ये साथियों सीमित मताधिकार चाहते थे। ये इनका ऐसा मानना था कि वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो टैक्स देते हैं और जिनके पास संपत्ति होती है। ये महिलाओं को भी हाँ साथियों ये महिलाओं को भी मताधिकार
मत का अधिकार देने के पक्षधर नहीं थे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा थी इसको हम कहते हैं उदारवादी विचारधारा। ये विचारधारा क्या कहते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का तो कहती है जो जनप्रतिनिधि आधारित हो, जो क्या कहते हैं तानाशाह व्यवस्था से मुक्त हो, भ्रष्ट नौकरशाही से मुक्त हो, नियंत्रित करने वाली नौकरशाही हो, लेकिन वो सीमित मताधिकार के पक्षधर थे और महिलाओं के मताधिकार के पक्षधर नहीं थे, अर्थात ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये आपको थोड़ा यहां पर याद रखना पड़ेगा कि वो ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। एक विचारधारा रूस के अंदर ये निकल के आए। अगर हम अगली विचारधारा की बात करें तो फिर आया अगली जो विचारधारा है वो है आमूल परिवर्तनवादी। इसके नाम से ही क्लियर लग रहा है मूल, ये मूलतः समूल परिवर्तन चाहती थी। ये क्या कहते हैं हर प्रकार से ये राजतंत्र का न केवल अंत चाहती थी बल्कि सभी को क्या कहते हैं मत देने के पक्षधर थे, चाहे वो महिलाओं के पक्षधर थे, और इसीलिए इनको रेडिकल बोला गया दोस्तों। रेडिकल बोला गया इनको। ये महिलाओं के सभी को समानता के आधार पर व्यवस्था में शामिल करने की बात करते थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मार्क्स समर्थक थे। अभी आने समाज जो अभी इस पर आगे चर्चा करने वाले हैं, ये मार्क्स समर्थक थे, इनको आमूल परिवर्तनवादी कहा गया। अगली जो विचारधारा निकल के आई दोस्तों वो आई है क्या कहते हैं रूढ़िवादी। ये वो विचारधारा थी इस विचारधारा के लोगों का मानना यह था कि थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो व्यवस्था चलन में आ रही है उसी व्यवस्था को हमें लागू करना चाहिए। ऐसी जो विचारधारा के समर्थक थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहलाए। इस प्रकार की विचारधारा अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी तो फ्रांसीसी क्रांति में भी इसी प्रकार की विचारधारा निकल के आई थी। जैकोबिन और जो दल आपने पढ़े हो, दो रेडिकल्स वगैरह, वो आप इसको थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूं तुलनात्मक अध्ययन छात्र यहाँ पर करते चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो ये तो तीन शासन व्यवस्था की जो विचारधाराएं थी यहाँ पर मैंने उनकी बात की, उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी। ये तो तीन विचारधाराएं ये थी। और अब हम यदि अगली बात करेंगे तो आपको एक यहां पर नया जो मार्क्स ने जो बात कही है शासन की, वो कही है सर्वहारा वर्ग। इससे भी आपको अभी इस टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे तो इस टॉपिक पर आपको इस शब्द से भी वास्ता पड़ने वाला है। तो यहां पर मैंने आपको बताता चलूं कि सर्वहारा वर्ग क्या है। ये मार्क्सिक की परिकल्पना है कार्ल मार्क्स की। उन्होंने कहा सर्वहारा वर्ग वो वर्ग है जो जीवन यापन जो सामाजिक श्रेणी में सबसे निम्न श्रेणी है इसकी, और आर्थिक दृष्टि से भी ये श्रम से अपना जीवन यापन करती है। ऐसा जो वर्ग था उसको मार्क्स ने क्या कहते हैं सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी है। मार्क्स का ऐसा मानना था ये श्रमजीवी है, इसको श्रम जीवी। ये सर्वहारा वर्ग की बात शासन में कही है कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, जो मार्क्स का कथन है कि कब तक जब तक सर्वहारा वर्ग का शासन नहीं होगा, सर्वहारा वर्ग की पहुंच तक शासन नहीं होगा, तब तक इनका भला होने वाला नहीं है। एक ये श्रेणी निकल के आई। फिर एक शब्द और आता है, आप पढ़ेंगे सोवियत। जैसे सोवियत संघ, रूस को सोवियत गणराज्य बोलते हैं, है ना। तो सोवियत का जो अर्थ होता है वो रूसी भाषा में परिषद, असेंबली, परिषद या असेंबली,
सोवियत का अर्थ होता है, जो हम सोवियत शब्द बार बार सुनते हैं, या और सरल भाषा में बात करें तो सलाह। ये भी शब्द आपको बार बार सुनने में आएगा। सोवियत जो है वो ये गणराज्य जो बना है रूस, वो उसी आधार पर उसका नाम परिषद, असेंबली या सलाह। तीसरा जो वो आखिरी जो हम यहाँ शब्दावली को देखेंगे, वो आप बार बार देखेंगे समाजवादी। ये शब्द भी बहुत प्रचलन में है। तो साथियों, इस पर मैं अगला कभी वीडियो लाऊंगा, तब उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे कि समाजवादी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं सर्वाधिक प्रचलन में है विभिन्न देशों में या महाद्वीपों में। एक व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का जो आशय है, या पूंजीवादी व्यवस्था से जो आशय है, वो आशय ये है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसका क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर या पूंजी पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है, उस व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के जब दोष बहुत सारे निकल के आए, यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हुआ, बहुत सारे मजदूर वर्गों का शोषण प्रारंभ हुआ, पूंजी में मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग था, जो सर्वहारा वर्ग की चर्चा हो रही है, ये वर्ग मेहनत करने वाला था, लेकिन इसकी मेहनत के बदले में इसको बहुत ना के बराबर वेतन सुविधाएं मिलती थीं, और इसका पूरा लाभ निजी चंद लोगों के पास लाभ जाता था, जिसका विरोध कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। और कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था को जो क्या कहते हैं, वो निजी संपत्ति का विरोधी है। समाजवाद के अंतर्गत समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जो निजी संपत्ति का विरोधी है और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार समाज के ऊपर होता हो। ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था के नाम से जाना गया। जो रूस में इस 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति होगी दोस्तों, इसके बाद जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था स्थापित होगी, वो सामाजिक व्यवस्था, समाजवादी सामाजिक व्यवस्था थी। रूस विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने समाजवादी व्यवस्था को प्रशासन में अपना स्थान दिया। इसके जो विचारक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स, मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ, फिर अपन इस पर चर्चा नहीं करें क्योंकि अपना टॉपिक ये नहीं है। जब मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा तो कार्ल मार्क्स आधार व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था पर एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, तब उस पर अपन चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स मूलतः जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन से स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड पहुँचे। फ्रेडरिक एंजल उनके दोस्त थे। वहाँ उन्होंने इंग्लैंड में, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति जो हुई वो इंग्लैंड से ही हुई। तो वहाँ पर उन्होंने मजदूरों की आर्थिक दशा, शोषण को देखा। तो मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत तेजी से विरोध किया। उसके ऊपर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, दास कैपिटल लिखी, है ना, इस प्रकार की कई पुस्तकें लिखी उन्होंने। और उन्होंने उस पुस्तकों के माध्यम से अपनी विचारधारा को रखा। उस विचारधारा का जो कम से कम शब्दों में जो मैंने यहाँ उल्लेख किया है, वो ऐसी ही व्यवस्था थी जिसका प्रतिनिधित्व सर्वहारा वर्ग करता हो। जितनी मेहनत करता है उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत मजदूर करता है और कारखानों का, उद्योगों का मालिक उसका पूरा लाभ लेता हो। ऐसी व्यवस्था का जो विरोध किया वो कार्ल मार्क्स द्वारा, और उसी का क्या कहते हैं मूर्त रूप रूस में स्थापित हुई। लेकिन दोस्तों, अब बात यहाँ चल रही, तो मैं वैसे आगे भी चर्चा आएगी, मैं यहाँ यहीं और आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा मार्क्स को, कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को रूस के जो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, है ना, उन्होंने अपनाया। लेकिन दोस्तों, कार्ल मार्क्स का कहना था कि विश्व के संपूर्ण जब मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और जब मजदूर विद्रोह करेंगे तो ही समाज में या शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन लेनिन ने इस विचारधारा के उलट किसानों का नेतृत्व कर, किसानों के माध्यम से रूस में शासन व्यवस्था का परिवर्तन किया और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उस विषय पर, हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तब तो आगे हम उस पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे उन पर तो चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन तब तक उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अब आप समाजवादी व्यवस्था को जान ही गए
कि आखिर वे कौन से कारण थे जिन कारणों से रूस में समाजवादी व्यवस्था को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, समाजवादी व्यवस्था इतने ऊंचे स्तर पर पहुंची कि वो शासन का उस नेतृत्व करने लगी। ये वे कौन से कारण थे, इन कारणों पर अपन चर्चा करना यहाँ पर उचित समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, पूंजीवादी व्यवस्था में जो दोष थे उन दोषों को उन्होंने अपने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से जनता के सामने रखा कि ये व्यवस्था शोषण पर आधारित है, ये व्यवस्था क्या कहते हैं कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, ये व्यवस्था चंद लोगों के लिए बनी हुई है, बाकी लोग शोषण के शिकार हैं, इस व्यवस्था को बदलना होगा, संपूर्ण जगत के श्रमिक एक हो जाएं। इस प्रकार के जो मार्क्स ने नारा दिया, उसी नारा को धीरे धीरे मार्क्स के बाद क्या कहते हैं यूरोप के विभिन्न देशों में इस प्रकार की विचारधारा के लोग मानने वाले अधिक हो गए, बढ़ने लगे। लेकिन क्यों बढ़ने लगे, ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यूरोप के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हुआ तो विभिन्न जगह के मजदूर आकर कहाँ बसने लगे, औद्योगिक जो क्षेत्र थे उसके आसपास बसने लगे। ग्रामीण भी क्षेत्र थे, ये लोग आने लगे, नहीं वो अब आने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों का एक तो नवीन शहरों की स्थापना हुई और नवीन शहरों के साथ जो लोग आए तो उन शहरों पर दबाव भी पड़ा। जब दबाव पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि कुछ अव्यवस्थाएं भी फैलेंगी। जैसे ये पूंजीवादी व्यवस्था, मार्क्स का कहना है कि विशुद्ध लाभ के लिए है, ये मेहनत तो मजदूर कर रहा है लेकिन लाभ पूंजीपति ले रहे हैं, और पूंजीपति कम से कम वेतन मजदूरों को देना चाहते थे। उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, काम के घंटे निश्चित नहीं थे, कितने घंटे काम करना है। अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगता है 12 से 15 घंटे आम बात थी मजदूरों को काम करना। यहाँ तक कि जब काम की मांग की प्रोडक्ट की अधिकता रहती थी तो 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। अधिकता काम के कारण वो बीमार पड़ने लगते थे, पैसा बहुत कम मिलता था। इससे भी बड़ी शोषण की बात ये होती थी कि कारखानों में महिला पुरुष दोनों काम करते थे तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आधे से भी कम वेतन मिलता था। जबकि काम तो महिलाएं भी कर रही हैं। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे शोषण होते थे, इन शोषण से इन मजदूरों की दयनीय दशा बहुत अधिक बढ़ गई और उनको अपने सुधार के लिए मार्क्स की जो विचारधारा थी वो उनको बहुत उचित लगी। इसलिए धीरे धीरे इंग्लैंड हो, जर्मन हो, रूस हो या यूरोप के अन्य देश हैं, उन देशों में कारखानों में धीरे धीरे मार्क्स की जो बातें हैं, मार्क्स के जो सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे क्या कहते हैं बहुत लोकप्रिय होने लगे। लोग उनको क्या कहते हैं उनके माध्यमों से अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखने लगे। और यही कारण था कि सबसे पहले 1904 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन हुआ सबसे पहले। क्योंकि मैंने पहले बताया, आपने भी पढ़ा है कि सबसे पहले अगर कृषि क्रांति हुई तो इंग्लैंड में हुई, औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड में हुई। फिर इसके बाद जर्मनी सहित यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार के समाजवादी विचारधारा से संबंधित दल बनने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक आश्चर्य वाली बात यह है कि अभी ये दल तो बन रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इनकी संख्या में भी समर्थकों का तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन 1914 तक अभी तक यूरोप के किसी भी देश में समाजवादी सरकार का गठन नहीं हुआ। सरकार का गठन नहीं हुआ। विचारधारा बढ़ रही थी, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, कारखानों में समाजवाद के ऊपर, मार्क्स के सिद्धांतों के ऊपर
मार्क्स की पुस्तकों के ऊपर मजदूर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो विचारधारा अभी इतने व्यापक स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी कि वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को बदल सके। लेकिन कुछ कंडीशन रूस के अंदर ऐसी बन गई कि जिन्होंने इस व्यवस्था को शासन व्यवस्था में परिवर्तित करने का काम किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो तो हम अभी डिटेल में हेडिंग्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। रूस में आखिर समाजवाद क्यों पनपा? उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये रहा कि सबसे पहले रूस में औद्योगिकरण सबसे बाद में आया, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में एक बार। इससे क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा क्या हुआ दोस्तों, दूसरा अभी भी रूस में जहां यूरोप के बहुत सारे देशों में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड है, जनप्रतिनिधि वाली सरकारें की स्थापना होने लगी, लेकिन रूस में अभी भी वहां का जो शासक जार कहलाता था, वो अभी भी एक तंत्रीय निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक था। वो इस प्रकार की विचारधाराओं को रूस में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहता था कि कहीं लोकतंत्रवादी लोग ना आ जाएं, उनको तेजी से कुचल दिया जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी जनप्रतिनिधि संस्था को रूस में आकार नहीं लेने दिया जा रहा था। लोग शोषण में, इसमें भी क्या हो रहा था, कारखानों में भी बड़ी अजीब स्थिति थी दोस्तों। क्या स्थिति थी कि कारखानों में पूंजी तो लगी थी निजी व्यक्तियों की। सोचिए आप, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कारखानों में तो पूंजी लगी हुई थी निजी व्यक्तियों की, लेकिन उसके लिए नियम कौन बना रहा था? जार बना रहा था। जार, फिर से सुन लीजिए बच्चों, रूस के राजा को, शासक को जार कहा जाता था। और इस समय रूस की फ्रांसीसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय रूस का जार था, रूस का राजा था, रूस का शासक था। अब जब शोषण बहुत तेजी से हो रहा था, और इसमें भी दोस्तों क्या हो रहा था, विदेशी पूंजी का अधिक निवेश रूस के अंदर हुआ। औद्योगिक विकास के साथ साथ उनको इससे रूस की जनता से कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो शोषण को और अधिक बढ़ावा दे रहे थे। दूसरा, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्रम से कि रूस के अंदर एक और बड़ी विचित्र स्थिति थी दोस्तों। यूरोप का सर्वाधिक किसान रूस के अंदर रहता था। 85% के लगभग, 85% के लगभग रूस के अंदर किसान था। लेकिन स्थिति क्या थी, किसान कितना प्रतिशत, देखिए कितनी आर्थिक विषमता। आप यहीं से लग जाएगा कि रूस में समाजवाद क्यों ना फैले भाई, क्योंकि बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आप, रूस में यूरोप का सबसे अधिक किसान, कितने प्रतिशत दोस्तों, 85% किसान यहां रहता है, रूस के अंदर। सोचिए आप, और जमीन जो यदि 100% है, उस जमीन पर जो सामंतीय लोग हैं या कुलीन वर्ग हैं, कुलीन वर्ग, या जिसको मैं अभी लिखने वाला था सामंत वर्ग, इसके पास जो जमीन का हिस्सा था वो 67% हिस्सा था। सोचिए आप, और पादरी वर्ग के पास जो हिस्सा था वो था 13%। अब आप अगर इनको जोड़ दें, 7 और 3 10, 0 हासिल लागे 1 2 और 6 और 2 8, यानी 80% हिस्सा कुल जमीन का इस 2 वर्ग के ही पास था। कितना हिस्सा बचा? 20% हिस्सा किसके पास था? इस 85% भाग, 85% लोगों के पास केवल 20% जमीन थी। 80% जमीन इस 15% के पास थी। सोचिए कितनी असमानता है। आप, ये व्यक्ति किसान मजदूरों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। ये फ्रांसीसी, अगर आप क्रांति की तरफ जाओगे तो यहां फ्रांसीस के समाज से भी और स्थिति खराब दिखाई दे रही है दोस्तों। देखो आप, दिखा ना आपको। तो अब स्वाभाविक बात है, इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होगी। जब आर्थिक स्थिति दयनीय होगी तो इसको राजा की ओर तो कोई आशा है ही नहीं, और
लोकतंत्र में भी उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में भी स्थापना हो चुकी थी लोकतंत्र की, लेकिन वहां भी इस प्रकार के शोषण हो रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था फ्रांस इंग्लैंड में लागू थी, तो उनको यह भी नजर आ रहा था। अतः इन लोगों का झुकाव कहां पर हुआ? इन लोगों का झुकाव धीरे धीरे समाजवादी जो आर्थिक प्रणाली है उसकी ओर धीरे धीरे इस विचारधारा का क्या कहते हैं प्रभाव, या इस विचारधारा की पॉपुलैरिटी इस देश के अंदर बढ़ने लगी। और यही पॉपुलैरिटी ने रूस में समाजवादी शासन को, रूस को साम्यवादी समाजवादी गणराज्य स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी। तो मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास किया दोस्तों कि आखिर रूस में समाजवादी विचारधारा को कैसे बल मिला, कैसे प्रोत्साहन मिला। अगर समाजवादी दल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले 1898 में ही रूस के अंदर समाजवादी विचारधारा से संबंधित दलों की स्थापना होने लगी। रशियन रिवोल्यूशनरी पार्टी है ना, इस प्रकार की अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। इस पार्टियों की स्थापना हुई और धीरे धीरे रूस के अंदर एक वर्ग ऐसा तैयार होने लगा जो राजा की स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था के पर चोट पहुंचाने लगा। हाँ, तो दोस्तों मैंने बता रहा था कि जैसे कि दो पार्टियों की स्थापना 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक था। इसका प्रभाव शहरी क्षेत्र में। और 1899 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में अधिक था। अब जब ये पार्टी धीरे धीरे, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रूस की जनसंख्या अधिक थी, तो धीरे धीरे इस पार्टी की पॉपुलैरिटी अधिक बढ़ने लगी और इसके समर्थक अधिक होने लगे धीरे धीरे। लेकिन 1902 में विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर इस दल का विभाजन हो गया। एक जो दल बना उसको कहते हैं मेन सेविक। समझ लेना दोस्तों, पहला जो इससे विभाजन होने के बाद जो पहला दल बना वो मेंशेविक कहलाया, और दूसरा जो दल बना वो कहलाया बोल्शेविक। जो नवंबर 1917 की रूसी क्रांति होगी वो इन्हीं बोल्शेविकों द्वारा की जाएगी। तो मेंशेविक और बोल्शेविक। मेंशेविक क्रांति का जो मेंशेविक दल का जो नेता था वो था केरेंस्की। और बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था वो था लेनिन। लेकिन दोस्तों लेनिन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे अधिक बढ़ने लगी। ये बौद्धिक भी था और प्लस ये क्या कर रहा था, ये अपने विचारों को फैलाने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि का सहारा लेने लगा। अतः जार निकोलस द्वितीय इससे नाराज हो गया और इसको देश निकाला दे दिया। अतः ये निर्वासित होकर स्विट्जरलैंड चला गया। लेनिन और स्विट्जरलैंड में जाके वहां रहने लगा, अपनी बारी का इंतजार करने लगा कि कभी तो रूस में ऐसा होगा जो मैं पुनः वापस आऊंगा। वहां से क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाने लगा। अब ये तो मैंने आपको एक समाजवादी किस प्रकार से पृष्ठभूमि रूस के अंदर बनी, यूरोप के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही थी। आप देखिए कि जर्मन का रहने वाला मार्क्स इंग्लैंड में रहकर अपनी किताबों को लिखा फ्रेडरिक एंजल के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम की सहायता से, और उसको जीवित रहते हुए तो वो अपने सिद्धांतों को, अपने कल्पना को तो फलीभूत होते नहीं देख पाया। लेकिन 1917 में उसके बताए हुए मार्ग पर एक सरकार का गठन होता है जो रूस के अंदर इस क्रांति से संपन्न हुआ। ये पूरा अब वे कौन से कारण थे, बहुत अब इस पर तो मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करने वाला नहीं हूँ कि आपको इस सामान्य वे में पढ़ने में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले जो कौन से कारण थे, वो सबसे पहला आदि कारण की बात करें तो जार की निरंकुश नीतियां। इसमें बहुत सारी चीज शामिल हो जाने वाली है।
रूस का जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश स्वेच्छाचारी, एक राज्य एक झंडा एक चर्च को मानने वाला सिद्धांत पर था, लेकिन जार के शासन में पूर्ण नियंत्रण नहीं था। ये कह लें जार के अंदर एक प्रकार की सोच थी कि हमारी बातों को कोई भी गलत नहीं करे, हम जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन इसके अलावा भी जार के शासन पर कुछ लोगों का प्रभाव था, जिसमें जार की पत्नी जरीना, उनका मूलतः नाम था अलेक्जेंड्रा फिदोनेवा। ये जर्मन मूल की महिला थी, इसको अपनी सुंदरता पर, जैसे फ्रांस के राजा के ऊपर उनकी पत्नी का प्रभाव था, ऐसे ही अभी आपको मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, फ्रांस के राजा की पत्नी का क्या नाम था, ये लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में आप लिख के बताएंगे। अलेक्जेंड्रा का भी प्रभाव, जरीना का प्रभाव, रूस जार की पत्नी की उपाधि थी, पदवी थी जरीना, उसका मूलतः नाम अलेक्जेंड्रा था, जो जर्मनी की रहने वाली थी। इसका बहुत अधिक प्रभाव था, ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत खर्चीली थी। अलेक्जेंड्रा पर प्रभाव एक ढोंगी संत रासपुतिन, इसका प्रभाव था। ये ढोंगी संतता कहते हैं, पहले चोर था, चोर से धीरे धीरे संत बन गया, थोड़े बहुत इसको जादू टोने आते होंगे, इस जादू टोने से ने अलेक्जेंड्रा को प्रभावित कर लिया, अपना गुरु मानने लगी। इतिहास में तो और भी कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ढोंगी संत अपनी बातों को अलेक्जेंड्रा से कहता और अलेक्जेंड्रा अपनी बातें जार से बनवा लेते। समाज का, राष्ट्र का, प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिर रही, तभी मैं बताऊंगा, और उस आर्थिक स्थिति में भी इसको महंगे महंगे क्या कहते हैं गिफ्ट देना, महंगी महंगी पार्टियां करना, महंगे महंगे इतने अधिक खर्चीले, और के अलावा और इसकी बहुत अधिक ज्यादा ऐसी नीतियां थी जो जनता जिससे परेशान थी। और ढोंगी संत रासपुतिन से जनता बहुत घृणा करती थी, जबकि ढोंगी संत रासपुतिन को अलेक्जेंड्रा के माध्यम से प्रशासन में बहुत अधिक दखल था। ये भी एक रूस में कहते हैं 1917 की क्रांति का बहुत बड़ा एक कारण था, जार की निरंकुश नीतियां। दूसरी में अभी आपको पीछे पढ़ा के आया था, अगर दूसरी नीति की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था 2 प्रकार की नीतियां। हम यहां पर दूसरा कारण बनता है, तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। किसानों की दयनीय दशा। तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा पॉइंट अभी मैं, और तीसरा भी मैं वैसे चर्चा करके आ गया आपको, है ना। मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा या मजदूरों का आर्थिक शोषण भी इसमें हम कह सकते हैं। ये भी एक बड़ा कारण था। मैंने आपको बता दिया कि रूस के अंदर काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, 12 से 15 काम घंटे करवाया जाता था, वेतन ना के बराबर दिया जाता था, इनके स्वास्थ्य का, इनकी आवास की कोई सुविधा नहीं थी, जबकि अधिकतर लोग गांव से, शहरों से गांव में आकर मजदूरी के लिए आ गए थे। इसके अलावा इन महिलाओं को जो क्या कहते हैं शासन व्यवस्था में, महिलाओं को जो मजदूरी दी जाती थी वो पुरुषों की तुलना में आधी या उससे भी कम दी जाती थी। इनको जरा भी कोई भी प्रकार की अन्य सुविधाएं नहीं थी, जैसे कोई मजदूरी करते हुए बीमार पड़ गया या कोई अंग भंग हो गया तो उसके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अतः धीरे धीरे इनके अंदर भी क्या कहते हैं समाज के प्रति, राज्य के प्रति और अपने उद्योगपतियों के प्रति एक रोष या असंतोष व्याप्त था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और बताता चलूं, कुछ मजदूर मालिक जो नेता थे इसमें वो इस प्रकार के थे
कि वो ये भी चाहते थे कि इसमें काम करने के घंटे निश्चित हों, इनकी सुविधाओं को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये वो लोग थे जो जानते थे कि यदि मजदूर स्वस्थ रहेंगे, उनकी काम करने के घंटे निश्चित रहेंगे, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, तो वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, अतः इनकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी, जिस पर हम आगे अभी आपको पढ़ाएंगे। जो 1905 की क्रांति, इसी का एक बहुत बड़ा परिणाम थी कि 1905 की क्रांति कैसे घटित हुई। अब हमने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट हो गया, पहला तो जार की निर्भर कुछ नीतियां हो गई, दूसरा किसानों की दयनीय दशा हो गई, तीसरी मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा हो गई। अगर चौथी बात करें अपन, तो चौथी बात आज यही इसी पे कर लेता हूं, है ना। 1905 की रूसी क्रांति, वो एक 1905 में भी रूसी क्रांति हुई दोस्तों, लेकिन वो 1905 की रूसी क्रांति अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई और इस वजह से ये क्रांति बीच में असफल हो गई। हुआ क्या, 1904 का वर्ष मजदूरों के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ। एक तो कारण क्या हुआ कि रूस की आर्थिक स्थिति दिनों दिन घट रही थी, मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ रही थी, जिससे मांग बहुत घट गई। जब मांग घट गई तो मजदूरों के मजदूरी में बहुत अधिक गिरावट हुई, बहुत सारे मजदूर बेकार भी हो गए। तो एक तो वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब थी, ऊपर से राज्य की ओर से उनको कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। इस तरीके से बहुत सारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन इनकी खराब होती जा रही थी मजदूरों की। भूखों रोटी, वहां जो पाव का चलन था वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा था, लोग बहुत परेशान थे। ऐसी स्थिति में इन क्रांतिकारियों का एक नेता था, वो था फादर गैपो। ये 1905 में दोस्तों अपनी बात कहने के लिए लगभग 1 लाख से भी अधिक, कहीं कहीं इसकी संख्या मिलती है 1,10,000 तक संख्या मिलती है, 1 लाख से भी अधिक लोगों को लेकर जार के महल पर ज्ञापन देने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों तभी क्या हुआ कि राजा ने यानी जार ने इस भीड़ की बात सुनने के बजाय अपने निजी सैनिकों को इन पर गोली, जिन्हें कोसेक्स कहा जाता है, जार की जो निजी सेना थी उसको याद रख लेना, परीक्षा में कभी भी पूछ लेते हैं, कोसेक्स कहा जाता है, पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। किस पर? ये भीड़, जो भीड़ राजा को ज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए जा रही थी, जिसमें 100 लोग मारे गए व 300 लोग घायल हो गए। इस दिन रविवार का दिन था, अतः पूरे विश्व में इस घटना को खूनी रविवार या ब्लेडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल आप याद रख लें, 1905 की घटना को खूनी रविवार या ब्लेडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग अपना आर्थिक जो परेशानी थी उसको समझाने के लिए, अपना ज्ञापन देने, अपनी बात कहने के लिए, ज्ञापन देने के लिए राजा के पास जा रहे थे। राजा ने उन पर गोली चलवा दी और जिसमें 100 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हो गए। और इस घटना से का पूरे यूरोप में, रूस में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। राजा घबरा गया, गृह युद्ध चलता रहा और अंततः राजा ने दोस्तों क्या किया कि इनको संतुष्ट करने के लिए इनकी कुछ बातें मानना शुरू कर दी या मानने की घोषणा कर दी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी उनकी ड्यूमा का गठन की मंजूरी दे दी। ये ड्यूमा क्या है? ड्यूमा को रूसी भाषा में संसद बोला जाता है, यानी राजा
की सलाह के लिए हम एक संसद का गठन करेंगे, ड्यूमा का गठन करेंगे, और ड्यूमा के गठन के बाद हम आपको एक जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि सौंपेंगे, जनप्रतिनिधि जो हमको सलाह देंगे, उस आधार पर हम अपना शासन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब दिखावा रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहली ड्यूमा का गठन हुआ, उसमें राजा के विरोधी अधिक थे, उसको राजा ने क्या कहते हैं विघटित कर दिया। दूसरी ड्यूमा का गठन हुआ, उसको भी राजा ने विघटित कर दिया। तीसरी ड्यूमा का गठन हुआ जिसमें राजा के समर्थक अधिक आ गए, पर राजा ने कभी भी उसका न तो अधिवेशन बुलाया न कभी उनकी बात मानी, क्योंकि राजा तो स्वेच्छाचारी था। अतः ये जो घटना घटी, ये घटना और लोग भी ज्यादा अधिक इसमें ज्यादा तीव्रता के साथ शामिल नहीं हुए, सहयोग नहीं मिला, और अंततः ये क्रांति 1905 की भी असफल हो गई। एक 1917 की रूसी क्रांति का एक और सबसे बड़ा कारण था, वो था जापान रूस युद्ध 1905। दोस्तों 1905 में ही जापान और रूस के मध्य युद्ध हुआ। जापान एशिया की उभरती नई नई शक्ति थी, वो कोरियाई द्वीप और चीन से लगे हुए द्वीपों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, अपनी सैनिक दृष्टि से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, और खास करके मंचूरिया को लेकर रूस और जापान में विवाद इतना बढ़ गया कि 1905 में रूस और जापान के मध्य युद्ध हो गया, जिसमें रूस की पराजय हो गई। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक दैत्य को एक साधारण से, या कह दो हाथी को चींटी द्वारा पराजित कर दिया गया। रूस की जार की जो बड़ी शक्ति थी, दिखावा था शक्तिशाली होने का, स्वेच्छाचारी, एक तंत्रीय, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वो देखिए आप कि रूस के जार की शक्ति खोखली साबित हो गई, और रूस के जार की क्या कहते हैं बहुत अधिक किरकिरी हुई कि एक छोटे से देश जापान द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। ये जिस प्रकार से दोस्तों फ्रांस की क्रांति में बौद्धिकों की बड़ी भूमिका थी, अगर आपको याद हो तो रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, इनने अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया, यूरोपीय तुलनात्मक शासन व्यवस्था का खाका जनता के सामने रखा। इसी प्रकार से रूस के अंदर भी दो प्रकार के लोगों ने क्रांति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, या क्रांतिकारी विचारों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। उनमें अगर बौद्धिक वर्ग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं गोर्की और टॉलस्टॉय। गोर्की ने द पहर नामक एक पुस्तक लिखी, इसमें लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को बहुत अधिक रखा, और वार एंड पीस नामक पुस्तक के माध्यम से टॉलस्टॉय द्वारा चलो इसको थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक टॉलस्टॉय यहां कर देंगे। टॉलस्टॉय द्वारा वार एंड पीस के माध्यम से एक विचारधारा रखी गई कि जनता का हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की विचारधाराओं के माध्यम से एक रूपरेखा क्रांति की यहां भी तैयार हुई। लेकिन यहां बात एक और बताता चलूं कि रूस के क्रांति में यदि सर्वाधिक यदि भूमिका किसी की थी दोस्तों, तो वो भूमिका थी रूस के मध्यम वर्ग की। मध्यम, जिस प्रकार से बौद्धिक क्रांतिकारियों ने फ्रांस में भूमिका अदा की क्रांति के लिए, उसी प्रकार से अगर रूस की बात की जाए तो इस मध्यम वर्ग ने पूरी पृष्ठभूमि फ्रांस की क्रांति की तैयार की। ये वो वर्ग था जो रूस में औद्योगिक जो करण हुआ उससे निकल के आया। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, छोटे छोटे सामंत कह लो आप, है ना, छोटे छोटे आप व्यापारी कह लो, इन लोगों ने
अपने हितों के लिए लोगों को तैयार किया। इन्होंने विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करवाया, लोगों के बीच जाकर विचार फैलाए कि इंग्लैंड में किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा है, फ्रांस में क्रांति हुई तो किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक वर्ग था। इस वर्ग के कारण क्या कहते हैं, क्रांति को जन्म देने में बहुत बड़ी भूमिका तैयार की गई। अगर हम लास्ट में आखिरी में बात करें जो कारण की दोस्तों, तो वो कारण था तात्कालिक कारण कह सकते हैं आप, या कहें तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, ये रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण कहा जा सकता है या माना जाता है। दोस्तों, रूस अपने आप में, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, विश्व का सबसे बड़ा विशाल देश था। फिर भी जार की जो हवस कह लीजिए क्षेत्र के प्रति, धन लोलुपता कह लीजिए चाहे, वो खत्म नहीं हो रही थी और वो मित्र देशों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। दो ध्रुव थे। एक ध्रुव में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, दूसरे ध्रुव में इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, और इसमें रूस भी शामिल हुआ, बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ। तो रूस, इंग्लैंड की तरफ से रूस, इस जर्मन क्या कहते हैं, रूस इंग्लैंड की तरफ से इस युद्ध में कूद गया। जबकि दोस्तों मैं आपको यहां बता दूं कि रूस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी युद्ध का सामना कर सके। वहां बहुत आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, लोग सड़कों पर घूम रहे थे, लोग मजबूर थे क्या कहते हैं राजा से विद्रोह करने के लिए, क्योंकि वो भूखे थे, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, रोटी खाने के लिए नहीं थी, मुद्रास्फीति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में भी क्या कहते हैं जार नहीं माना और रूस को युद्ध में अवश्य, बिना इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बिना आवश्यकता के रूस ने युद्ध में ढकेल दिया। एक मतलब 1.5 करोड़ लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोग सैनिक के रूप में इस युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से कहते हैं 70 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा कोई लगभग घर नहीं बचा था रूस के अंदर दोस्तों जिसमें ये उसका कोई एक व्यक्ति इनके काम में ना आया हो, युद्ध के काम में ना आया। दूसरा, ये सेना बुरी तरीके से जर्मन के द्वारा पराजित होने लगी। जब पराजित होने लगी तो रूस की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब थी, ऊपर से क्या हो गया, ये सैनिक जब वापस हार के लौट रहे थे तो अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, अनाज संपदा को, भंडार को में आग लगा रहे थे, या क्या कहते हैं उसको दूषित कर रहे थे। तो आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और आर्थिक स्थिति खराब हो गई उनकी, क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मनी की सेना उनके पीछे पीछे करते आ जाएंगी तो हमको यहाँ परास्त कर देंगी, अतः जब उनको कोई संसाधन ही नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे, तो वो यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए रूस के दोहरा मार हो गई। एक तो अप्रशिक्षित सैनिक, कोई 1.50-1.5 करोड़ की कोई सेना तो उनके पास तैयार थी नहीं, वो तो किसान युवा वर्ग जो था उसको जबरदस्ती वर्दी पहना के वो युद्ध में खड़ा कर दिया। अप्रशिक्षित सेना का सामना हो गया प्रशिक्षित सैनिकों से, तो जिसमें 70 लाख लोग वैसे ही मारे गए। ऊपर से जब ये वापस लौटे तो वो अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, तो आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। इससे जनता का धैर्य जवाब दे गया और स्थिति ये हुई दोस्तों कि लोग क्रांति के लिए विवश हो गए, या ये कहें कि जार ने अपनी नीतियों से, अपनी शोषणवादी नीति, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, स्वेच्छाचारता, निरंकुशवादी स्वार्थ को लेकर 1987 की क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया और दोस्तों क्रांति का पहला चरण 1917 में प्रारंभ हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि जार ने अपनी नीतियों से यह अवश्यंभावी कर दिया कि किस प्रकार लोग परेशान हैं,
और जार उन तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति दिनों दिन लोगों की कमज़ोर होती जा रही थी, लोग भूख के मारे तड़प रहे थे, उनको रोटी नहीं मिल रही थी, पाव की रोटियों की कीमत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या कहते हैं, लोग 7 मार्च को कभी कभी इसमें फरवरी डेट आती है, तो मार्च डेट है वो ग्रीन कैलेंडर के अनुसार है और फरवरी डेट है वो रूसी कैलेंडर के हिसाब, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर फरवरी मार्च की बात हो तो सेम बात है। मार्च 1917 में लोग पेट्रोगार्ड, ये पेट्रोगार्ड रूस की राजधानी थी, जिसका वास्तविक जो नाम था वो था सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन शब्द था, अतः लोग जर्मन से घृणा करते थे, अतः इसका नाम बाद में बदलकर पेट्रोगार्ड कर दिया गया। पेट्रोगार्ड की सड़कों पर लाखों लोग घूमने लगे, भूखे नंगे पाव के लिए, रोटी के लिए तलाश रहे थे वो। राजा उसकी स्थिति को अभी भी नहीं समझ पा रहा था। राजा ये नहीं जान रहा था कि ये अब हमारे शासन के अंतिम दिन चल रहे हैं, हम अभी भी समझ जाएं। पर राजा ने ऐसा समझना उचित नहीं समझा दोस्तों, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने दुकानों पर जब उनको गरम गरम रोटी और खाने की चीजें मिली तो लोग अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए और दोस्तों लूटपाट करने लगे। जब लूटपाट करने लगे तो राजा ने इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अनियंत्रित भीड़ पर, भूखी भीड़, नंगी भीड़ जो खाने के लिए तरस रही है, वो अपने आप पर कैसे नियंत्रण कर पाएगी। अतः इस अनियंत्रित भीड़ पर जार निकोलस द्वारा गोली चलाने का आदेश अपनी सेना को दे दिया। लेकिन दोस्तों सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना के अंदर भी क्रांति के भाव भर चुके थे। वो जानती थी कि 1905 या 1917 की जो रूस की पराजय हुई, इसके लिए एकमात्र उत्तरदायी जार था, क्योंकि जार ने प्रशिक्षित कभी सेना को किया नहीं, सेना को साजो सामान दिया नहीं, सेना को उचित वेतन दिया नहीं। तो आखिर सेना कैसे युद्ध में जीत सकती थी। उल्टा मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध में 70 लाख लोग मारे गए। सेना युद्ध से ऊब चुकी थी, सेना युद्ध का अंत चाहती थी, लोग युद्ध का अंत चाहते थे। जार फिर भी युद्ध को अंत नहीं करना चाहता था। अतः विवश होकर 7 मार्च के दिन भीड़ अनियंत्रित होकर सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर लूटपाट करने लगी। जार ने गोली चलाने का आदेश दिया, सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। जब सेना किसी भी शासक की शक्ति होती है, जार समझ गया कि अब मेरे शासन का अंत आ गया है, और अपने शुभचिंतकों के कहने पर जार ने राजगद्दी को त्याग कर दिया। और जो मैंने बताया आपको, जो समाजवादी जो पार्टी में, रिवोल्यूशन पार्टी का जो मुखिया करेंस्की था, वो करेंस्की के नेतृत्व में दोस्तों अस्थाई सरकार का गठन हुआ। अस्थाई करेंस्की के नेतृत्व में अप्रैल में अस्थाई सरकार का गठन किया गया। लोगों को लगने लगा कि अब हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी लोगों को बहुत अधिक आशा जो रखी थी, वो उनको आशा उनकी पूरी नहीं हुई, या बहुत अधिक लोगों की जन भावना की करेंस्की द्वारा भी कदर नहीं की गई, या यूं कहें करेंस्की पहचान नहीं पाया। जनता की पहली जो
बहुत अधिक इच्छा थी और सैनिकों की इच्छा थी कि हम 1914 से जो प्रारंभ युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, उससे हट जाएं। जनता सैनिक दोनों शांति चाहते थे। केरेंस्की ने युद्ध को जारी रखा। यही जनता में नाराजगी की जार में और फिर इस शासन में अंतर क्या रहा। इसी बीच में मैंने बताया था कि राजा ने लेनिन को निर्वासित कर दिया था, लेनिन को भगा दिया था, देश से निकाल दिया था। लेनिन स्विट्जरलैंड से वापस आ गए और लेनिन ने केरेंस्की सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेनिन ने किसानों को संगठित करा और अपनी एक मांग रखी, जिसे दोस्तों लेनिन थीसिस के नाम से कहा याद किया जाता है। लेनिन थीसिस। इसमें लेनिन ने प्रमुख 3 मांगें रखी। नंबर 1 शांति, नंबर 2 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा भूमि का बंटवारा। ये लेनिन ने 3 मांगे अपनी जनता के सामने रखी। यानी वो ये चाहता था कि ये जो भूमि सामंतों के पास है, जो मैंने बताया 70% भूमि का कब्जा अनावश्यक रूप से सामंतों और पादरी पर है, उस भूमि को लेकर लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और शांति से, अर्थात हमें प्रथम विश्व युद्ध से हट जाना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में केरेंस्की सरकार को नहीं आई, अतः धीरे धीरे विद्रोह शुरू हो गया। और दोस्तों अक्टूबर रूसी कैलेंडर के अनुसार और नवंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पुनः एक क्रांति हुई, जिस क्रांति को 6 नवंबर 1917 को पुनः क्रांति हुई। इस क्रांति को आप जानते हो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। लोगों ने क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर सेंट पीटर्सबर्ग या जो पेट्रोग्राड राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया। अतः केरेंस्की भी छोड़कर भाग गया और नई सरकार का गठन लेनिन द्वारा किया गया। और लेनिन ने सरकार गठन करने के तुरंत बाद जो उसने अप्रैल थीसिस में बात कही थी, उसने बैंकों का और क्या कहते हैं जहाजरानी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो सामंतों, कुलीनों, चर्च के पास भूमि थी, उस भूमि का बिना मुआवजा दिए हुए लोगों के बीच में बांट दी और जर्मनी के साथ समझौता करके प्रथम विश्व युद्ध में अपने आप को वापस ले लिया। यह 1917 की अक्टूबर या नवंबर जो क्रांति है उसका परिणाम महत्वपूर्ण ये निकला। लेनिन ने अन्य सारी भी और घोषणाएं की, उनको मैं अभी आपको ये बताता है। तो दोस्तों रूस की 1917 की क्रांति के जो परिणाम निकल के आए वो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम थे। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम देखें तो सबसे पहला जो परिणाम निकल के आया दोस्तों वो हुआ क्या कहते हैं स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया। इस क्रांति का जो सबसे बड़ा मूल निकला वो अब रूस में स्वेच्छाचारी शासन नहीं रहेगा और दूसरा अब शासन का जो स्वरूप होगा वो समाजवादी स्वरूप होगा। समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना भी इसके माध्यम से कर दी गई। और जो तीसरी सबसे मैंने बात कही थी कि
रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। अब हम प्रथम विश्व युद्ध में नहीं लड़ेंगे, और उसने जर्मनी के साथ वेस्टिल-वॉस्क की संधि की। वेस्टिल-वॉस्क की संधि करके प्रथम विश्व युद्ध से अपना जो अधिकार थे वो सारे छोड़ दिए। रूस ने बहुत सारा इस पर क्या कहते हैं हर्जाना लगाया, वो हर्जाना भी देने के लिए तैयार हुआ, और इस तरह से सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में ये परिणाम निकल के आए। दूसरा, अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम निकले? तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहला परिणाम ये निकला कि लेनिन ने पद ग्रहण करते ही घोषणा कर दी कि वो देश के अंदर और विदेशी जो भी पिछली सरकार द्वारा टैक्स लिए गए हैं, उस टैक्स उधार लिया गया है, कर्ज लिया गया है, उस उधार को हम चुकाएंगे नहीं, क्योंकि वो निरंकुश एकतंत्री शासन द्वारा अपनी सुख सुविधाओं को लिया गया था। अतः अब हम ऐसी व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा, चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि रूस को में समाजवादी स्थापना हुई शासन की, और यूरोप के अन्य देशों में पूंजीवादी शासन व्यवस्था की स्थापना थी, तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था में उनको ये तो पता ही था कि अब हमें अपने पड़ोसी देशों से कोई लाभ तो मिल नहीं सकता। अतः रूस ने क्या आत्मनिर्भर सरकार की ओर कदम बढ़ाया। क्या कदम बढ़ाया इसमें? कि उसमें जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगर आपको याद हो तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी रूस की नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। पंचवर्षीय जो योजना भारत में चलती हैं वो यही नियोजित अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं अनुकरण था, जो भारत ने भी रूस में पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस अर्थव्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, और सुभाष चंद्र बोस ने तो अपने 1838 के अध्यक्षीय कार्यकाल में नियोजित अर्थव्यवस्था को कांग्रेस के अंदर लागू कर दिया था। इसके अलावा जो और बात करें हम, तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि इससे जो क्या हुआ कि विश्व में आर्थिक मंदी से रूस ने बचाकर अपने को समाजवाद मॉडल के रूप में विश्व के सामने स्थापित किया। ये आर्थिक परिणाम निकल के आए। तीसरे परिणाम में अगर दोस्तों अपन बात करें तो तीसरा परिणाम जो सबसे बड़ा निकल के आया वो सामाजिक क्षेत्र में निकल के आया। सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम निकला? सबसे पहले तो विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई दोस्तों। सबसे पहले रूस के अंदर जो विशेष अधिकार प्राप्त थे सामंतों को, कुलीनों को, वो समाप्त कर दिए गए। कृषकों की दशा को सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए। हालांकि 1861 में ही कृषि में दास बनाने की प्रथा को रूस ने बंद कर दिया था। 1861 के अंदर कानून बनाकर दास प्रथा को क्या कहते हैं खत्म करने के लिए अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन वो मूर्त रूप में क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। यहाँ वो क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा और परिणाम निकल के आया सामाजिक क्षेत्र में वो ये निकल के आया कि अब शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा व्यवस्था पर चर्च का जोर नहीं रहेगा। राष्ट्रवादी शिक्षा पढ़ाई जाएगी और 14 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु की शिक्षा कैसी कर दी गई? निःशुल्क कर दी गई। ये देखो आप,
ये बहुत बड़ा परिणाम निकल के आया। इसके अलावा अन्य और जो मैं आपको बता चुका था, अन्य बहुत सारे निकल के आया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कल कारखानों पर मजदूरों का अर्थात सरकार का नियंत्रण हो गया। क्या कहते हैं, संसाधनों पर भी समाज का नियंत्रण स्थापित हो गया। जो प्राकृतिक संसाधन थे, मैंने बता दिया, बैंकों का, जहाजरानी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि पूर्व सरकार के सारे टैक्सों को भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के जो परिणाम निकल के आए दोस्तों, वो रूसी क्रांति के परिणाम निकल के आए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इससे आपको सीख पाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला जल्द वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।